सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके बच्चों, ओके, शुड वी प्रोसीड नाउ? चलो, हाँ तो प्यारे बच्चों, सेल्फ इंडक्शन में कहानी आगे बढ़ाते हैं। सेल्फ इंडक्शन, ओहो इनको क्या हो जाता है यार, अभी तो सही चल रहा था भाई। चलिए आज इसमें इसकी जिंदगी बदल डालते हैं। सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे थे। हाँ भाई, सेल्फ इंडक्शन, तो प्यारे बच्चों कोई कॉइल है ऐसा, ये कोई कॉइल है बहुत बढ़िया, ये कोई कॉइल है बहुत बढ़िया, यस आई विल डू इट। हाँ भाई, ताकि बच्चों को हर तरह से फायदा हो। हाँ, ये कोई कॉइल है, यस, कोई कॉइल हो या क्लोज सर्किट हो और इसमें करंट जा रहा हो और वो करंट चेंज हो रहा हो, ठीक है। अगर करंट चेंज हो गया तो इस चेंज इन करंट से आपको पता है इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। भाई पहले तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और करंट आई से, और उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, आपको पता है, और उसकी वजह से फ्लक्स होता है, आपको पता है बी ए कॉस थीटा की वजह से। तो अगर आपने करंट आई चेंज किया तो भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आई चेंज करने से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बी चेंज होगा तो वाई चेंज, और उसी चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो समझो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर करंट अगर आई चेंज हो रहा है इस कॉइल से तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बी, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी के अंदर, ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो सेम कॉइल से करंट चेंज कर रहे हैं और सेम कॉइल में खुद की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। दिस फेनोमेना इज सेल्फ इंडक्शन। यही सीखा था हमने, और हमने सीखा था क्या भाई, फटाफट रिकैप कर देता हूं कि भाई इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। जितना करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा फ्लक्स, और फाई इज इक्वल टू एल आई हमने सीख लिया था, वाह भाई वाह। अच्छा, वेयर एल इज कॉल्ड क्या था, एल सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन था, नहीं, या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं हम लोग। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है कैपिटल एल, या एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, नहीं, ये सीखा था हमने। दूसरा एक और चीज, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था प्यारे बच्चों, ई जो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, बा बाई बा डी बाई डी टी, यहां से आ जाएगा, फाई की जगह लिख दो तो एल आई लिख सकते हैं, और एल को बाहर निकाला जा सकता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो ये भी आ गया भाई, इनके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो अगर आ जाए तो आप शिकार कर सकते हैं, मैं भी करवा दूंगा प्रैक्टिस, और आपको असाइनमेंट में भी दे रखा है। असाइनमेंट अगर आपने कर लिया भाई, कई सारी बुक से छाट छाट करके क्वेश्चन दे रखा है, असाइनमेंट अगर कर लिया तो भाई इसके कोई और न्यूमेरिकल की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई बढ़िया तरीके से कर लो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन कर डालो आप, ठीक। तो यहां पर देखो, बहुत टाइम लगा के बनाया है असाइनमेंट, आप लोग उसका फायदा उठाएं। ई इक्वल टू इतना आ गया, बहुत बढ़िया।
अब हम यहाँ पर हम एक और तरीके से एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे थे, एक लास्ट तरीके से रह गया था, उसको डिफाइन करेंगे पहले, फिर देखो। तो यहाँ से आपको मिलेगा L इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, और मुझे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन को मैंने छोड़ दिया। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां से देखते हुए हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एल, वन मोर डेफिनेशन ऑफ एल। तो यहां पर इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर डी आई, हाँ तो बच्चों जो लेट ज्वाइन किए हैं वो थोड़ा सा आइडिया चेंज हो गया आप लोगों के बेहतरी के लिए, कि इस संडे को 4 से 7 हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई की जगह पे तो अभी पहले मैग्नेटिक वाला शिफ्ट कर दिया है। अभी आप ईएमआई पढ़ ही रहे, तो वो मैग्नेटिक वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब कुछ करवा रखा है तसल्ली बख्श, तो उसका तो तब तक मैं आप लोग एक बार मैग्नेटिक वाले को रिवाइज कर लें पूरा, बहुत फायदा होगा। तब जो जो मैंने करवा रखा है उस कॉपी को रट डालो, घोल के पी जाओ, चाहे वो न्यूमेरिकल है, डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, या रूल्स है, टप्पर रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, बिल्कुल रट डालो, बिल्कुल घोल के पी जाओ डालो। तो भाई संडे को एक प्रैक्टिस होता जाएगा, आप लोग, मैं यहाँ पे करता जाऊंगा, आप भी करते जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो बच्चा रिवाइज करेगा उसको बहुत फायदा होगा, संडे को बहुत फायदा हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, रिवाइज करना है आपको उस दिन के लिए, ठीक है। तो दैट विल बी गुड फॉर यू। चलो यहां पर डिफाइन करते हैं, यस। चलो बच्चों, तो यहां पर देखो, अगर यहां पर डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, यहां रख दो, तो एल क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू इतना। तो प्यारे बच्चों, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? अरे भाई क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस? भाई क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब जब किसी कॉइल से करंट चेंज हो रहा हो, ठीक है। आप लेट आए हैं, तुषार नेगेटिव नहीं होगा बच्चे मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। सेल्फ इंडक्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ओके, सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंजेज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर इस कॉइल से करंट चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट अगर इससे चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वही सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो मैं आपको स्टेटमेंट अब लिखवाता हूं, क्या, इसको देखते हुए भाई, इसको देखते हुए, the self inductance of a coil is numerically equal to magnitude of self inductance of a coil is numerically equal to magnitude of induced EMF ठीक है in it if the current changes in the coil at the rate of, ठीक है, at the rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड।
ठीक है, अगर करंट चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर इस कॉइल से करंट चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, हर एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट अगर चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो क्या ये क्लियर हो गई बात? इस मैथमेटिकल चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? क्यों बच्चों क्लियर हो गई है? मैं आगे चलूं फिर कि अगर करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और करंट अगर चेंज हो रहा हो इस रेट से 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। सही है? बताओ आप, मैथमेटिकल डेफिनेशन था ये, इसको देखते हुए, इसको देख करके मैंने ये बोल दिया। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं बच्चों, आगे ले चलते हैं, बहुत सॉलिड तैयारी करनी है। चलिए लिखो, अब हेडिंग लिखो, लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक्सप्रेशन फॉर नहीं यार, मिटा ही देता हूँ, गंदा हो गया ये। चलो यार सारा ही मिटा देते हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, ले 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 ले। हाँ तो बच्चों, हाँ तो बच्चों बच्चों बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid. Expression for self inductance of a long solenoid. हाँ चलिए बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड हमें पता है क्या है, ओ कुछ ज़्यादा नहीं करना था, हमने सीख लिया था। एक वायर लिया और इसको ऐसे घुमा दिया, लपेट दिया भाई। एक वायर लिया और ऐसे घुमा दिया, लपेट दिया पूरा। ओके तो ये जो कॉइल बना उसको सोलेनॉइड बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये ऐसे लपेट दिया गया, ऐसे आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। ओके इसमें करंट फ्लो करेंगे हम लोग आई किसी टाइम पर। इसका लेंथ है एल, चलो कैपिटल एल मैंने मान लिया इसका लेंथ है, समझ में आ गया। इसका एरिया मैंने मान लिया ए, इसका एरिया क्या मैंने मान लिया, ए मान लिया। ये जो एरिया है जिसके ऊपर ऐसे रैप कर दिया गया, इस एरिया को ए मान लिया, इसका लेंथ एल हो गया, बहुत बढ़िया। तो लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लेट। तो एल बी द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। भाई बोर्ड के एग्जाम में जितने भी नोटेशन है उसके बारे में लिख दिया करो, जरूरी है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन आपको पता है कैपिटल एन बाय एल होता है पहले की तरह, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। क्या ये समझ में आ गया? पर यूनिट लेंथ, भाई जितना भी लेंथ है ठीक है, जितने भी टर्न्स हैं उसको टोटल एल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो आ गया। अब क्या करेंगे, इसका आपको एल का एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो इसके ऊपर कठिन न्यूमेरिकल आता है, बहुत कठिन, जितना कठिन आज तक जिंदगी में कभी बोर्ड में तो आया ना हो, तो भी क्या करेंगे, जो अभी करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं कि भाई हम क्या करेंगे,
दो तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एक तो होता है बी ए कॉस थीटा वाला, ठीक है। दूसरा तरीका, थीटा हमेशा आप देखोगे 0 डिग्री मिलेगा तो बी ए आ जाएगा, सिचुएशन ऐसा बनता है। एक तो ये, और दूसरा फ्लक्स कैसे लिखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया पहले, तो एक तरीका ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का, ओके। और दूसरा तरीका होगा कि भाई फाई जो होता है आपका एल आई वाले तरीके से, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो भाई ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इनको इक्वेट करेंगे, बात बन जाएगी। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं, उनका भरपूर यूज करेंगे। एक फाई इक्वल टू एल आई और दूसरा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा वाले से। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें एल मिल जाएगा, ये हमारा अप्रोच रहेगा। और अभी हम यही करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू भी हमें पता ही है, म्यू नॉट एन आई होता है एम्पियर सर्किट लॉ के टाइम पे। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है, उन सारी चीज़ों को मजा आएगा। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, अब हम दो तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने वाले हैं और फिर उनको इक्वेट करने वाले हैं, एल आ जाएगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हम करेंगे वहां पर भी हम यही काम करेंगे, दो तरीके से, ऐसे और ऐसे। वहां पर देखना एम आई आ जाएगा और कुछ नहीं, किसी ने पढ़ा हो तो एम आई आ जाएगा, इस तरह से ही करेंगे हम, कुछ मिलता जुलता, ठीक है। और जो कठिन न्यूमेरिकल होंगे, असाइनमेंट में आपको दे रखा है मैंने वैसे तो वो भी ऐसे ही बेसिक से शिकार होगा। तो चलो देखते हैं वो बेसिक्स है क्या, बड़ा आसान है। तो भाई, तो क्या, सपोज करंट I is flowing in the coil, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। इक्वेशन नंबर 1, क्या आप लोग सहमत हैं? जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बोलो कोई डिफिकल्टी है तो? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बताओ मुझे। सही है, फाई इक्वल टू एल आई। इसमें किसी को दिक्कत यहां तक? बताओ, क्लियर है यहां तक? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन मान लिया, ये भी क्लियर है। टोटल लेंथ ये भी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। हर मीटर में कितने टर्न्स हैं ये मिल गया। चलो भाई, करंट आई फ्लो कर दिया तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो ये आ गया। अब इस वाले तरीके से तो आपने लिख लिया, अब हम इस तरीके से चलेंगे। तो पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ओके, ओहो, दोनों कैपिटल एल से लिख दिया, तो भाई बहुत सही बोला। स्मॉल एल से इसको लिख लेते हैं, लेंथ को हम स्मॉल एल से दिखा देते हैं। यस, ओके, लेंथ को स्मॉल एल से दिखा देते हैं। यू आर राइट माय डियर, यू आर राइट। चलो चलो चलो, बताओ इसके अंदर, अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बता दो। इसके अंदर एक सोलेनॉइड के अंदर, अब दूसरे वाले तरीके से देखना चाहते हैं, चलो भाई चलो। तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड inside the turns of solenoid क्या होता है बच्चों? लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है बताओ? तो ये बी होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। बी क्या होता है? म्यू नॉट एन आई होता है। चलो बहुत बढ़िया। स्मॉल एन की जगह पे आप ये वाला एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी इतना एरिया है, ए कैपिटल ए, तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? हर टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, देखो भाई, सैटरडे तक में मैक्सिमम, ट्यूसडे तक मान लो, ट्यूसडे तक में ये चैप्टर, ये ईएमआई वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे तक में ईएमआई वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो बी इक्वल टू इतना, चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे, चलो यहां पे लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ
ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, हर टर्न से कितना होगा, हर टर्न से कितना होगा भाई, तो प्यारे बच्चों कितना होगा, चले तो भाई, तो वो होगा क्या, बी ए कॉस 0 डिग्री बोल दो या 180 बोल दो। तो भाई ये ऐसे जा रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं, बी इधर होगा, एरिया भी, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, दोनों के बीच में आप देखोगे बार बार 0 डिग्री बनेगा एंगल, बार बार देखोगे 0 डिग्री बनता है कि कोई कॉइल है ऐसे देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा होगा भाई, और एरिया वेक्टर देखेंगे, ये कोई एरिया है, एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, तो भाई ये एरिया वेक्टर होगा, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है। तो भाई ये आ गया, कितना आ गया, म्यू नोट एन आई इंटू ए। तो हर टर्न से, बहुत सारे टर्न है, एक टर्न, एक बार वायर घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, बहुत सारे टर्न है, तो हर टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, हर टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यस भाई, बहुत सारे टर्न्स है, हर टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होता है बच्चों, हर टर्न में, एक बार ऐसे घुमा रखा है एक टर्न, दो, दूसरी बार वायर घुमा रखा है 2 टर्न, बहुत बार घुमा रखा है तो n टर्न्स है, ठीक है, एक बार घुमा दिया तो 1 टर्न, दूसरी बार घुमा दिया 2 टर्न, इस तरह से n टाइम्स घुमा दिया तो n टर्न्स हैं इसमें। कितने टर्न्स हैं भाई, कितने टर्न्स हैं बच्चों, n टर्न्स हैं, 1 2 3 और इस तरह करके n टर्न्स है। तो हर टर्न में कितना फ्लक्स जा रहा है, इतना, तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा सारे के सारे टर्न से, तो टोटल फ्लक्स अगर एक ही लूप होता, एक ही टर्न होता तो बस इतना ही था, लेकिन यहां पे बहुत सारे टर्न है तो इसलिए करेंगे टोटल फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू all the turns of solenoid। तो प्यारे बच्चों क्या मिलने वाला है, अरे भाई क्या मिलने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर ये फाई है म्यू नोट एन आई ए इंटू एन से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, हर टर्न में इतना फ्लक्स है, कैपिटल एन टर्न्स है टोटल, तो टोटल फ्लक्स तो इतना हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, टैक फाई इक्वल टू एल आई। इक्वेशन नंबर 2 एक और फाई का एक्सप्रेशन मिल गया, ये मिल गया। क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल भाई, अप्रोच ही वही है अपना, यहां पर भी और म्यूचुअल इंडक्शन के टाइम पे भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो मुझे अब यहां पर इक्वेट करना है दोनों को, चलो भाई इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2। कहीं पर लिख देता हूं, चलो यहां लिखता हूं, अब आपको यहां पर लिख लिया होगा, मिटा के मैं लिखता हूं यहां पर, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हाँ, तो फ्रॉम 1 and 2 Li is equal to म्यू नोट एन आई ए इंटू एन। आई से आई कट के मर गया भाई, तो बचा क्या, L इज इक्वल टू म्यू नोट, एन क्या है, कैपिटल एन बाई स्मॉल एल है, कैपिटल एन बाई स्मॉल एल है, ए इंटू एन, एन ये रहा, बा भाई बा, इसको मल्टीप्लाई करो तो एल आ गया फाइनली म्यू नोट एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए। क्या ये समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, कोई तकलीफ भाई, कोई तकलीफ? तो भाई दो तरीके से फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई से आपने एक एक्सप्रेशन निकाला फाई का। दूसरा भाई हर टर्न से आपने, ये तो समझने के लिए बताया था, हर टर्न से आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, बी ए होता है, बी ए एन टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, एल से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे। एल से क्यों करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहां पर देखो क्यों करेंगे, कैपिटल एल लेंथ से मल्टीप्लाई करने का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है।
पर यूनिट, हाँ तो यहाँ पर डिवाइड होगा ना बच्चे, कैपिटल N बाय L होगा ना, डिवाइड होगा L से, तो डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई क्यों होगा? मैं इधर उधर शिफ्ट भी नहीं किया, स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N बाय L लिखेंगे आप, नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये होता है स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हर टर्न से फ्लक्स आएगा BA cos थीटा, B की वैल्यू रख दोगे आप म्यू नॉट NI, ये तो ये रहा, और बहुत सारे टर्न है भाई, जितने टर्न से n से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो भाई फ्लक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक ये और एक ये, दोनों को इक्वेट कर दिया भाई, आ गया, खत्म। ऐसा होता है, सही है वर्षा, समझ में आया बच्चे? ऐसा होता है। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं जो हम एम्पियर सर्किटल लॉ के टाइम पे भी उधर कर रहे थे, वही बता देता हूं यहां पर भी। क्या क्या कि भाई ये म्यू नोट आया है, इसको देख के आपको पता चल रहा होगा, म्यू नोट देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो कोर है सोलेनॉइड का, जिसके ऊपर लपेटा गया है, फॉर एग्जांपल मार्कर के ऊपर ऐसे लपेट दिया, स्प्रिंग जैसा बना लिया, मार्कर को निकाल दिया, एयर है, आर पार एयर है, तो भाई यहां पर एयर है। अगर एयर है, इसको बोलते हैं कोर, जिसके ऊपर वायर लपेटी जाती है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जिसके ऊपर वायर लपेटी जाती है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जिसके ऊपर वायर लपेटी जाती है उसको कोर बोलते हैं। कोर अगर एयर है तो म्यू नॉट आया, अगर कोई और है, कोई और मीडियम है, और स्पेशली सॉफ्ट आयरन का बहुत यूज होता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इफ एक इसी में एक लाइन हम कर सकते हैं, करना चाहिए, बढ़िया रहता है। इफ क्या म्यू बी द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जैसे वहां लिखा था एम्पियर सर्किटल लॉ के टाइम पे, वही बात यहां लिख देता हूं, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर ऑफ सोलेनॉइड, तो इसे तब हो जाएगा L इजिकल टू, यहां पर आ जाएगा म्यू N स्क्वायर बाय L A आ जाएगा। क्या आप लोग सहमत है इस बात से? ऐसा हो जाएगा, तो L आ गया म्यू N स्क्वायर बाय L इंटू इतना। और आपको मालूम है रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता था? किसी भी चीज की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को अगर आप एयर की परमेबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी आता था। तो ये म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो यहां से म्यू आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा। चलो यहां लिख दो, चलो लिख दो, चलो। तो लास्ट लाइन ये आ गया ऐसा, ए और ये ए आ गया, हो ये एल है, ये एल है, ठीक है, ए एरिया। तो चेक करो क्या भाई मैंने करेक्ट लिखा, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ या घोटाला तो नहीं कर दिया मैंने, लग तो नहीं रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। फिर भी आप चेक करो, अपना दिमाग का दिमाग सेटिस्फाई होना चाहिए। किसी स्टेप में जरा भी तकलीफ है तो मुझे बता सकते हैं। ये चैप्टर्स जो है मैग्नेटिक हो गया, आपका EMI हो गया, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना बहुत पसंद है मुझे, ठीक है। आपको तकलीफ नहीं रहनी चाहिए कहीं पर, ठीक है, हो तो मुझे बताना, मेरे लिए एक छोटा सा चैलेंज होगा, फिर आपको सिखा के रहेंगे। चले, आई लाइक दिस चैप्टर वेरी मच, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हो गया बच्चों, क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताओ क्या करें, आगे चलें, बताओ। क्लियर, ठीक है, चलें आगे, चलें। ओके, फिर ठीक है। तो भाई ये सारी चीजों से अब लिखो फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स। इस फॉर्मूले को देख के लिखेंगे, फैक्टर्स ऑन विच, कभी आ जाए तो शिकार कर देना, फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स, फैक्टर्स on which self inductance
of a solenoid depends किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, किन फैक्टर पे, यहां देख के बोलेंगे। सबसे पहली बात देखो यहां पर परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, साफ दिख रहा है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है, आप इधर से देख लो इधर से देख लो, एक ही बात है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर वन ऑन परमिएबिलिटी या एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बोल देता हूं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, मतलब कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। क्या ये बात क्लियर है? मैं इस वाले फॉर्मूले को देख के लिख रहा हूं, म्यू पे, दूसरा N पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, खत्म बात। किसी बच्चे ने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे ये, लेकिन उसका जवाब अब मैं यहां पर बहुत परफेक्टली दे सकता हूं, क्योंकि भाई पुख्ता सबूत है मेरे पास, ठीक है, पूरा सबूत है भाई। रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई सबूतों के साथ, पहले सबूत नहीं था उसके खिलाफ, अब सबूत है, अब ये सबूत आ गया है, अब मैं सही जवाब परफेक्टली दे सकता हूं। तो भाई यहां पर देखो, दूसरा है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा ऑन टोटल नंबर टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। चलिए, तो यहां पर L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है। तीसरा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ऑन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलिनोइड, सोलिनोइड, तो यहां पर L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। लास्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, तो यहां पर चौथा है आपका ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। तो भाई देखो देखो देखो, तो यहां पर L इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए थियोरेटिकली भाई, सेल्फ इंडक्शन खत्म। तो किसी कॉइल में या क्लोज सर्किट में अगर गलती से करंट चेंज हो जाए तो भाई वहां पर ये उसी कॉइल में खुद ही वो जो करंट चेंज होगा वो अपना खुद ही उसी कॉइल में खुद ही अपना क्या करेगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर लेगा, उसकी वजह से खुद में ही EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो देख लो क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन। समझ में आ गया बच्चों? पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया कि भाई मान लो कि भाई काफ़ी मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं पाकिस्तान वाले, मान लीजिए एक से एक खूब सारे आतंकवादी प्रोड्यूस कर दिए भाई, मतलब कि आप देखते हैं कि गोलाबारी वगैरह ना बहुत सारे बना लिए उन्होंने। अब क्या है कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार वो आतंकवादी क्या करते हैं कि भाई पाकिस्तान के लाहौर में ही बम फोड़ देते हैं, पाकिस्तान में ही फोड़ देते हैं बम। बनाया उन्होंने पड़ोसियों के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए, लेकिन भाई अपने ही वहाँ पे शहर में फोड़ देते हैं बम। तो वो क्या था, खुद बनाया है और खुद पे असर हो रहा है, वो सेल्फ इंडक्शन। तो अब कभी न्यूज़ आए ऐसा कि भाई पाकिस्तान ने कि आतंकवादियों ने जो बम पाकिस्तान में ही फोड़ दिए, तो आप ताली बजाना और बोलना सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। और अगर इंडिया में अगर कभी फोड़ देता है तो वो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। वो बना रहा है और पड़ोस वाले पे होता है तो म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम कभी नहीं चाहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन हो, हम चाहेंगे सेल्फ इंडक्शन भी ना हो वहाँ पर, बट जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसा भरेंगे, हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अब आगे चलते हैं। तो अच्छा, एक और बात सेल्फ इंडक्शन में, एक और बात, इतना समझ में आ गया होगा। आप आगे चलें, चलते हैं। चले तो चलो मैं ले ही चलता हूं आपको। चलो एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, चलिए आपको याद रहना चाहिए, देखो भाई आपने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा, डाई मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। डाई, पैरा, फेरो, डाई मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक आपने पढ़ा होगा। तो एक काम करो, फिजिक्स की बुक देखो,
ठीक है, फिजिक्स की बुक, उसमें मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो वहां पर भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। उनके एग्जाम्पल्स याद कर लो आप कि भाई डाईमैग्नेटिक के ये एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक के ये एग्जाम्पल है और फेरोमैग्नेटिक के ये एग्जाम्पल है। तो क्या आप इनके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो बच्चों? कैन यू डू इट? बड़ा फायदा होगा उसका, बहुत फायदा होने वाला है डाई पैरा फेरो का, बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम्पल्स का। तो उसके एग्जाम्पल्स याद कर लो, बाकियों की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं भाई, एग्जाम्पल ही तो याद करना है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कोई इसमें कोई लॉजिकल कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल याद रखो, फिलहाल काम चलेगा आपका, बहुत बढ़िया रहेगा, एडवांटेज मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि भाई प्यारे बच्चों, कि जितने भी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, आपको एग्जांपल बता दो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, उनके लिए जो म्यू होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो होता है बच्चों, वो काफी ज्यादा होता है, किससे? मच ग्रेटर। तो ठीक है, तो म्यू जो होता है इज मच ग्रेटर देन, या ऐसा लिखेंगे परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी नोट है मेरी तरफ से, लिख लेंगे आप, काम आने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, क्या? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मच ग्रेटर देन, much greater than that of air, that of air। तो आप समझ लीजिए कि म्यू जो है, म्यू नोट से काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, ग्रेटर बोले काफी ज्यादा होता है। अच्छा, मच ग्रेटर। अच्छा, अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो ये हो गया। अब मैं एक साथ लपेट देता हूं दो चीजों को यहां पर, क्या? परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक भी ले लिया, चलो पैरामैग्नेटिक, तो सीधा लिख दिया, तो यहां पर मच हटा देता हूं बस। ठीक, तो भाई पैरा हो या फेरोमैग्नेटिक हो, उसकी परमेबिलिटी एयर की परमेबिलिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं फेरो के, भाई पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, उनकी परमेबिलिटी, ठीक है, एयर की परमेबिलिटी से ज्यादा है, खत्म बात। इतना याद रखोगे आप कि भाई किसकी परमेबिलिटी? पैरा और फेरो की परमेबिलिटी, हर मीडियम की अलग अलग होती है ना मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो भाई पैरा और फेरो की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर, बस खत्म बात। लेकिन जो डाई मैग्नेटिक होती है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं, क्या? परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होंगे, काम आने वाला है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत सारे होंगे, उनकी जो परमेबिलिटी होगी म्यू, एयर की परमेबिलिटी से कम होगी, उनकी परमेबिलिटी एयर की परमेबिलिटी से कम होने वाली है। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? ऐसा होता है। एग्जाम्पल आप याद रखना, एक दो का मैं नाम लेने वाला हूं, ठीक है? तो क्या ये होमवर्क लिख सकते हैं आप? चलिए, अब देखो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल बोल दूंगा, ठीक है, FE के लिए, क्या सॉरी, फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल, फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, आयरन हो गया, आयरन या सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन हो गया आपका, ठीक है, निकल हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है, स्टील हो गया, ये फेरोमैग्नेटिक के है, ठीक है। डायमैग्नेटिक की से पे सीधा चला गया मैं, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जो है वो होता है आपका क्या? डायमैग्नेटिक का क्या होता है आपका? ब्रास, ब्रास,
ब्रास जो है वो एग्जाम्पल होगा डायमैग्नेटिक के। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बोले, बाकी मैं चलो क्लिक करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग एग्जाम्पल्स याद रखना तीनों के। ओके, नहीं तो अपने बुक्स में से भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, तो छोटी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ब्रास, एक मिनट, ब्रास 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 ब्रास, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ऐसा होता है ब्रास, एक मिनट, ब्रास शायद है, ब्रास इससे मिलता जुलता, अभी मैं कंफर्म भी कर दूंगा तुरंत। तो ये तो कंफर्म है ही, ये तो घिसे पिटे है। अब यहां पर देखो मैंने ये क्यों बताया आपको, यहां पर इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में फायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, वहां फायदा होगा, इसलिए मैं यहां हिंट दे रहा हूं कि अभी आपने देखा एल जो है म्यू नॉट म्यू आर, या सीधा म्यू लिख देता हूं, चलो म्यू इंटू एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए था भाई, सेल्फ इंडक्टेंस ये है। अब ध्यान से समझना, फेरो और पैरा का क्या होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, वो आपको रटने की जरूरत नहीं कि क्या होता है, बट ये याद रखना फेरो और पैरा का 1 से ज्यादा होता है और डाईमैग्नेटिक का 1 से कम होगा, वो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। लगता है थोड़ा बताना पड़ेगा, और देखो क्या होता है वो एक अलग बात है बच्चे। एयर से मैंने कंपेयर किया परमिएबिलिटी, एक चीज है, चलो बता देता हूं आपको, बता ही देता हूं, चलो फेरो, ध्यान से समझना, फेरो मैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है, अगर मैं रिलेटिव म्यू का मैंने बता दिया आपको, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है। तो यहां से आप ले जाओ इधर, तो यहां पर चले, तो यहां पर आ जाएगा इधर, ये ग्रेटर है, इसको इधर ले जाएंगे तो म्यू अपॉन में म्यू नॉट इज ग्रेटर देन 1, यही होता है आपका म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर जो होता है 1 से काफी ज्यादा होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। और अगर मैं डाईमैग्नेटिक के लिए बोलूं, सॉरी पैरामैग्नेटिक के लिए बोलूं, पैरामैग्नेटिक के लिए तो ये वेरी वेरी ग्रेटर लिख दिया मैंने फिलहाल, आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा होगा। तो म्यू आर जो होता है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन होता है पैरामैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी। और मैं बात करूं फॉर डाईमैग्नेटिक के लिए, तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है लेस देन 1 होता है, स्लाइटली 1 होता है अगर मैं रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूं तो। बाकी आपको ये बता दिया मैंने, ये लिखवा भी दिया थोड़ी देर पहले, परमेबिलिटी एयर की परमेबिलिटी से कंपेयर करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये रेशियो ही होता है, आपको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं इसको। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, आप इनको ध्यान रखना, नोट कर लो जो बता रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बात मैंने बता दी आपको। एक 1 का इक्वल होता है, बिल्कुल होगा एयर की, एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि एयर की परमेबिलिटी को आप एयर से ही डिवाइड करेंगे भाई, डिवाइड तो एयर से करना है, ठीक है, आप देख रहे हैं एयर से ही डिवाइड करना है। म्यू आर किसी का भी जो होता है उस चीज की परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय एयर की, तो भाई एयर की परमेबिलिटी को ही फॉर एयर, ठीक है, तो म्यू नॉट के बराबर होगा, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट यानी कि 1। तो रिलेटिव परमेबिलिटी एयर का 1 होगा, क्या हो गया, किसी भी चीज की परमेबिलिटी को एयर की परमेबिलिटी से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको रिलेटिव परमेबिलिटी मिलता है, और एयर की परमेबिलिटी म्यू नॉट है और ये भी म्यू नॉट है, तो ये 1 हो गया। तो ये छोटी सी बात है, कुछ नहीं। तो परमेबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है, मैग्नेटिक के टाइम से पता है। तो अब मैंने कुछ 3 तरह के मटेरियल का नाम लिया, उनकी परमेबिलिटी के बारे में आपको बताया कि भाई फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक में म्यू जो होगा एयर की परमेबिलिटी से ज़्यादा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये जो रेशियो आता है आपको पता है यही होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, कि किसी भी परमेबिलिटी को, किसी भी चीज़ की परमेबिलिटी को एयर की परमेबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव परमेबिलिटी जो है, ठीक है, पैरा और फेरो का देखोगे 1 से ज़्यादा मिलेगा, फेरो का तो काफ़ी ज़्यादा होता है 1 से, पैरा का स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है,
और डाई मैग्नेटिक का तो 1 से कम होता है भाई, डाई मैग्नेटिक का 1 से कम होता है। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई है। किसी और का हो भी सकता है, दुनिया में बहुत सारे मटेरियल हैं, बट इसका तो होता ही होता है। दुनिया में बहुत सारे मटेरियल हैं तो मे बी, बट इसका तो होता ही होता है। अच्छा, मैं अब आपको यहां पर बताता हूं। अब मुझे तो ये बताना था आपको, इसके लिए मजबूरन मुझे ये चीजें बतानी पड़ी ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिले और वहां पे समझ में आए, इसलिए बता रहा ये म्यू के बारे में आपको बताया मैंने। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर आते हैं। यहां पर तो कहता है पहले, अब समझो जरा ध्यान से, ये एक कॉइल है या सोलेनॉइड है, अब समझना। इसके बीच में अभी एयर है, क्या है, एयर है। अब आपने क्या किया, इसको मिटा रहा हूं। अब आपने क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया 2 तरह के मटेरियल। एक बार आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, क्या कर दिया कि भाई सॉफ्ट आयरन का एक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दिया आपने। अब आपको बताना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, घटेगा या अनचेंज रहेगा। समझ में आ गया। एयर कोर्ड सोलेनॉइड, इसको क्या बोलते हैं, एयर कोर्ड। इसका एयर कोर्ड सोलेनॉइड आप बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा बिल्कुल। अब आपका ग्रिप बन जाएगा कि भाई इसके अंदर इसका जो कोर है वो एयर का है। आपने इसके ऊपर ऐसे वायर को लपेट दिया, सोलेनॉइड बना दिया, स्प्रिंग जैसा हटा दिया, अभी एयर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसी के अंदर अगर इंसर्ट कर दें सॉफ्ट आयरन, तो बताओ इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा केस, तीसरा केस बनाऊंगा कि भाई यही है। अब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे हम कोई और मटेरियल। कौन सा मटेरियल, अब मैं डाई मैग्नेटिक इंसर्ट कर देता हूं यहां पर। क्या, कोई डाई मैग्नेटिक इंसर्ट कर देता हूं, डायमैग्नेटिक। ठीक है। बिस्मथ, बिस्मथ है ना, एक अच्छा एग्जांपल है डायमैग्नेटिक का। तो इसको इंसर्ट कर दिया आपने, तो इसका एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा मुझे बताओ। तो बताओ बच्चों, क्या असर पड़ना चाहिए आपको, क्या लगता है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, घटेगा या अनचेंज रहेगा। इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, घटेगा या अनचेंज रहेगा, बताओ, खुद बताओ। बिल्कुल देखते ही बता सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन आपको पता होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन डाई या पैरा या फेरो किसका एग्जांपल है। बिस्मथ लिख दिया मैंने, अगर मान लो बिस्मथ, भाई बिस्मथ लिख दिया, क्या लिख दिया, बिस्मथ, बिस्मथ, हाँ एग्जांपल याद आ गया मुझे, ये डाई का ही होता है। तो बिस्मथ अगर इंसर्ट कर दिया, जो कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, आपको एग्जांपल से पहले ही पता होना चाहिए कि ये सॉफ्ट आयरन किसका एग्जांपल है, बिस्मथ किसका एग्जांपल है। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में उसका फायदा होगा आपका, और हमें तो हर तरह से तैयार रहना है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, तो भाई यहां पर आप देखो सॉफ्ट आयरन का एयर के कंपेरेटिवली म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले यहां पर म्यू नॉट था, तो यहां पर एल था, यहां पर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इसके लिए था अप्लीकेबल। अब इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ये अप्लीकेबल है। तो यहां पर आप देखोगे म्यू इज, ठीक है, म्यू बढ़ गया। यहां पर सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करने से क्या हुआ, म्यू बढ़ गया, ठीक है। ऑन इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन इन द कोर, परमेबिलिटी ऑफ द कोर इंक्रीजेज, परमेबिलिटी ऑफ द कोर इंक्रीजेज, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इसलिए एल बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए एल बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए एल बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। खत्म। बताओ कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी थोड़ी बहुत, बताओ बच्चों, कोई भी तकलीफ बता दो मुझे आज। अच्छा, बिस्मथ के केस में आपको पता है, इस वाले केस में क्या होगा भाई, तो म्यू इज डिक्रीज्ड, म्यू इज डिक्रीज्ड। म्यू डिक्रीज होने से एल आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, इसलिए एल क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा।
एसी पढ़ेंगे अब हम अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लॉजिकल, बहुत बढ़िया टॉपिक है एसी। आप देखोगे इसका फायदा होगा, वहां पर भी कॉइल होंगे। जैसे रेजिस्टेंस होता था वैसे अब इंडक्टर की बात क्या करेंगे, कैपेसिटर भी पढ़ी रखा है आपने, तो इनकी बात क्या करेंगे। तो आप देखोगे इस वाले फायदे, इस वाले से लॉजिक बनेगा। ओके, कोई दिक्कत? खत्म होगी बात। चलिए अभी रोकना पड़ता है। परसों आपका पूरा म्यूचुअल इंडक्शन करवाना है, ठीक है। परसों 3:30 बजे से क्लास रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और आपको म्यूचुअल